हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पूरी तरीके से मानव जनन वाला चैप्टर, रिप्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया था। ठीक है, आज का एक नया चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पहले तो समझ लेते हैं। बायो का अर्थ, बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ क्या था। बायो मतलब होता है बायो का अर्थ होता है जीवित सेल, यानी कि लिविंग सेल कह सकते हैं, लिविंग सेल। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोसेस। ठीक है, तो बायो का अर्थ होता है लिविंग सेल। ठीक है, तो अगर हम एक परिभाषा देना चाहें कि आखिर जैव प्रौद्योगिकी है क्या, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हेडिंग है आपकी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीवित सेल, जीवित सेल। आप लोग कोशिका लिखिएगा, जीवित सेल या उनके घटक व उनसे प्राप्त एंजाइम, यह भी कह सकते हैं उनसे प्राप्त एंजाइम का लाभदायक पदार्थों का उपयोग, पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग, औद्योगिक स्तर पर उपयोग क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ पा रहे हैं, यानी कि जीवित सेल, यानी कि एक कोशिका होती है जो जीवित होती है। ठीक है, उनके घटक या फिर कोई टिश्यू वगैरह हो गए ना, उनसे प्राप्त एंजाइम का लाभदायक पदार्थ, एंजाइम के द्वारा लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग क्या कहलाता है, हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ में आया पूरा पॉइंट। एक परिभाषा और दे सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु भी तो होते हैं ना, जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जीवाणु, कवक, शैवाल, ईस्ट भी हो सकता है। ईस्ट खाए हैं जी, ईस्ट हो गया। और जैसे मान लीजिए कि सेल हो गई, सेल व टिश्यू में से किसी एक तंत्र का उपयोग, में से किसी एक जीवित तंत्र का उपयोग, क्या है, जीवित तंत्र का उपयोग मानव कल्याण समाज में औद्योगिक स्तर पर करना, औद्योगिक स्तर पर करना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ पा रहे हैं बात को। सूक्ष्म जीव ढेर सारे होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, ईस्ट, सेल्स या फिर टिश्यू में से किसी एक तंत्र का उपयोग, तंत्र मतलब समझ रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम, तंत्र का उपयोग मानव कल्याण समाज में औद्योगिक स्तर पर करना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इन दोनों का एग्जाम्पल एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स। समझ पा रहे हैं। तो एक थे और वैज्ञानिक जिन्होंने संघ के द्वारा एक परिभाषा दी गई इसकी, वो है, एक था यूरोपीय
जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा दी गई परिभाषा। इतने में पेट नहीं भरा था, इतने में पेट नहीं भरा दो परिभाषाओं से, इन्होंने भी एक परिभाषा और ला के खड़ी कर दी। इसमें क्या होता है, जो यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा दी गई परिभाषा थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नए उत्पाद व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान जीव या जीवित कोशिका लिखते हैं, चलो, सेल का आणविक स्तर पर प्रयोग क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ में आया पूरा पॉइंट? इन्होंने भी एक परिभाषा दी थी, नए उत्पाद एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान जीव या जीवित सेल का आणविक स्तर पर प्रयोग क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर देख ले जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जैव विकास के संबंध में दो प्रमुख तकनीकियाँ आती हैं, दो प्रमुख तकनीकियाँ आती हैं या होती हैं, ठीक है, होती हैं, दो प्रमुख तकनीकियाँ होती हैं, अब दो प्रमुख तकनीकियाँ क्या होती हैं? ये पॉइंट है बढ़िया सा, एक अच्छा सा पॉइंट है। एक होता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। नंबर दूसरा होता है रासायनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। देखिए अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको केमिकली इंजीनियरिंग, ठीक है। विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अनुवांशिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से चेंज किया जाता है। अपने हिसाब से कैसे? मतलब डीएनए में, यहाँ पे लिख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, समझ पा रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए में अपने हिसाब से न्यूक्लियोटाइडों को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, व फिनोटाइप को लक्षण कहते हैं, ठीक है, लक्षण, फिनोटाइप को उत्पन्न कराना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए एक रोल होता है। यहाँ पे डीएनए हमने बताया विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा मिल करके बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड बराबर 3 क्या
एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती है, फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस, तो उन्हीं को मिलाकर कहता है, तीनों को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना व फिनोटाइप वाले लक्षण को उत्पन्न कराना, नए फिनोटाइप को उत्पन्न कराना। यानी फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी वेशभूषा। बाहरी वेशभूषा मतलब आँख का बड़ा होना, नाक का छोटा होना, ऐसे ऐसे फिनोटाइप लक्षणों को उत्पन्न कराना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें यहाँ पे लिखते हैं, केमिकली इंजीनियरिंग में रोगाणु रहित वांछित, इच्छा से छतरी है, वांछित जीव या सुकेंद्रकीय कोशिकाओं यानी सेल्स को वृद्धि कराकर जैव प्रौद्योगिकी कार्य जैसे टीका, प्रतिजन मतलब समझते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, प्रतिजन, टीका, एंजाइम, हार्मोन्स को प्राप्त करना क्या कहलाता है? केमिकली इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग मेन फोकस किस पे रहेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग पर मेन फोकस रहेगा। इसको अभी किनारे कर देते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है बताते हैं। तो आगे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिर क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की रचना में, डीएनए की श्रृंखला में पेयर बदलना जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। तो यार देखो, वैज्ञानिकों के द्वारा डीएनए की श्रृंखला में या फिर डीएनए की संरचना में, ठीक है, अपने हिसाब से क्या करना, पेयर को बदलना क्या कहलाता है? जीन मैनिपुलेशन। ये 1 नंबर में पूछा जाता है, जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, रट डालिए। अगर आगे हम चल के बात करें कि इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटाकर ऐच्छिक युक्त है ना डीएनए को प्रवेश कराकर गुणों को उत्पन्न कराना होता है। समझ में आया क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड को हटाकर ऐच्छिक गुण युक्त, मतलब कि जो प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं उनके डीएनए को प्रवेश करा करके अच्छे गुणों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कह सकते
हैं। अब भाई देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए को हटाकर नए डीएनए का प्रवेश कराया जाता है। बस। क्यों भाई, क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए को हटाकर कि नया डीएनए यानी फॉरेन डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किस प्रकार से एक जीवाणु की कोश की सेल्स में किस प्रकार से चेंजेस करके नए नए प्रोडक्ट की उत्पत्ति कराई जाती है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो देख लेते हैं प्रोसेस को समझने से पहले कुछ बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि जिन लोगों को शुगर हो जाता थी, ठीक है, जिन लोगों को शुगर हो जाता था तो उनको क्या किया जाता था, जैसे जो बड़े लोग थे उनको तो आराम हो जाता था, उनमें क्या किया जाता था कि जो पहले के जानवर जो मरते थे, पहले के जानवर जैसे शुगर हो गए, गधा हो गया और भी विभिन्न प्रकार घोड़े वोड़े हो गए, उनकी जो अगन्याशय नाम सुना है? पैनक्रियाज सेल्स होती हैं यानी कि पैनक्रियाज में यानी कि अगन्याशय में हमारे 3 प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। बीटा सेल्स क्या काम करती हैं? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। या भी है, इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? यह काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को मेंटेनेंस करने का काम करता है। अर्थात जिन लोगों में अगर शुगर हाई हो गई है उनमें कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? इसको फिर से डाउन करने का काम करता है। कहता है कि भैया हमारे रहते हुए आप ऊपर नहीं उठ सकते, चाहे जो हो जाए। हम लोगों में शुगर क्यों नहीं होती? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बनता है। बुढ़े लोगों में क्या होता है कि ये सेल भी बुढ़ा जाती है ना, बुढ़ाने के बाद ये अपना जो इंसुलिन वाला हार्मोन्स उपस्थित मतलब कि प्रोवाइड कराती हैं, वो उनकी संख्या कम हो जाती है, मतलब उतना इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। तो चीनी खा रहे हैं, बढ़िया से निकल रहे हैं, मीठा चीज़ खा रहे हैं, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंसुलिन क्या काम करता है? शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आया? आइए देखते हैं बीटा सेल्स क्या काम करती हैं? इंसुलिन का स्राव करती हैं। ठीक है, अब इन्हीं बीटा सेल्स को पहले गधे शुगर से निकाला जाता था, उसके बाद इसको निचोड़ करके बढ़िया से इंसुलिन हार्मोन को प्राप्त किया जाता था। उसके बाद जैसे मान लीजिए जिसको शुगर हुआ होता था, जो अमीर जात के थे उनको ही सुई लगा दिया जाता।